हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, जिसका ये पार्ट 3 होगा। इस लेक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, इम्प्योरिटीज़ एंड देयर इफेक्ट्स, सोर्सेस और व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट एंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या होता है। अ फॉरेन अनवांटेड मैटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विच आर डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, ये एक बाहरी अनवांटेड मैटर होता है जो कि हमारे कंपाउंड में होता है और वो हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफर होता है, मतलब अलग होता है। केमिकली अ कंपाउंड इज़ प्योर इफ़ इट इज़ कंटेन अनडिजायरेबल फॉरेन मैटर। केमिकली हम किसी भी कंपाउंड को इम्प्योर कब कहेंगे, अगर उसमें अनडिजायरेबल फॉरेन मैटर हो तो। मतलब अनडिजायरेबल मतलब उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। दस केमिकल प्योरिटी इज़ फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन मैटर। मतलब हम किसी भी कंपाउंड को केमिकली प्योर कब कहेंगे, जब वो फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर से हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटीज़ के जो इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो सब्सटेंस पे, वो हम देखेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सब्सटेंस में गिव फॉलोइंग इफेक्ट। हमें देखना है कि कौन से इफेक्ट इसमें दिखाते हैं। इम्प्योरिटीज़ हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट में बी इंजूरस टू हेल्थ। इंजूरस टू हेल्थ मतलब ये हमारे हेल्थ के लिए इंजूरस हो सकती है और ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है। अगर कुछ इम्प्योरिटी जो है टॉक्सिक रही तो वो हमारे इंजूरस हेल्थ के लिए इंजूरस हो सकती है। इफ़ प्रेजेंट अबाउ सर्टन लिमिट ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ में एग्जर्ट क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब अगर अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे किसी प्रोडक्ट में सर्टन लिमिट से ज़्यादा हो तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। आफ्टर अ सर्टन टाइम, कुछ समय के बाद, इम्प्योरिटीज़ में लोअर द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस। मतलब हमारे जो भी सब्सटेंस की जो एक्टिव स्ट्रेंथ होती है, इम्प्योरिटीज़ उसको लोअर कर सकती है। कब? किसी समय के बाद या फिर कुछ समय के बाद। इम्प्योरिटीज़ में डिक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। मतलब इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे सब्सटेंस के या फिर हमारे प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर सकती है, मतलब उसके लाइफ को कम कर सकती है। इम्प्योरिटीज़ में कॉज इनकम्पेरेबिलिटी विथ अदर सब्सटेंसेस। मतलब वो किसी अदर सब्सटेंस के साथ रहती नहीं है, मतलब वो विसंगत रहती है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब विसंगत हो जाती है। इम्प्योरिटीज़ में कॉज अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब इम्प्योरिटीज़ क्या कर सकती है, फिजिकल और केमिकल चेंज जो कि हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में ला सकती है। सो मेक द सब्सटेंस मेडिसिनली यूजेस। और इसकी वजह से क्या होता है, उस सब्सटेंस जो होता है वो मेडिसिनली यूज़ हम उसे नहीं कर सकते, वो यूजलेस हो जाता है। मे कॉज चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। इम्प्योरिटी की वजह से क्या हो सकता है, कलर, ऑर्डर और टेस्ट में चेंज आ सकता है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे मटेरियल में कहाँ कहाँ से आती है या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ से आ सकती है। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल। मतलब इनिशियल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ द रॉ मटेरियल। हमारा जो रॉ मटेरियल जो होता है वो हमारा इनिशियल सोर्स होता है किसका, इम्प्योरिटीज़ का। बिकॉज द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल में अफेक्ट द प्रोसेस एंड कंटामिनेट द एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, अगर शुरुआती तौर पे ही अगर हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो जाती है तो ऑब्वियस है वो लास्ट तक, जब तक वो प्रोडक्ट एंड हो नहीं जाता, जब तक वो टोटली पूरा मेक नहीं हो जाता, तब तक वो उसे कंटामिनेट करते ही रहेगी और पूरे प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटीज इन रॉक सॉल्ट। अब जो भी हमारा रॉक सॉल्ट होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, एज ए इम्प्योरिटीज मौजूद होता है। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सोर्स है हमारा, जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो भी इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम रिएजेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएट इम्प्योरिटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल, मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन। मतलब अगर मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है हम उसमें डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन का यूज़ करती है तो उसमें रिजल्ट क्या देता है, अमोनिएटेड मर्क्यूरी प्रेसिपिटेट। ये जो
इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट अमोनिया यूज़ करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो क्या होता है, अमोनिएटेड मर्क्यूरी पीपीटी एज ए इम्प्योरिटी देती है, विच कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग अवे विद द कोल्ड वाटर एंड अदरवाइज इट में प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़। मतलब इसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे, उसको कोल्ड वाटर के साथ वॉश करके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो प्रेजेंट रहती है एज अ इम्प्योरिटी। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। समटाइम द प्रोसेस वी यूज्ड क्रिएट इम्प्योरिटीज़। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो भी इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर सकती है। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस कॉपर टर्निंग इनटू कॉपर सल्फेट। जो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में चेंज कर देता है और इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है रेसिडुअल सॉल्वेंट यूज़। रेसिडुअल सॉल्वेंट कंटेन एज इम्प्योरिटीज़। मतलब हम जो भी रेसिडुअल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसमें क्या होती है, एक एक लिमिट तक की जो होती है इम्प्योरिटीज़ होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब ये कौन से इतने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। सबसे नंबर 1 पे आता है क्लास 1, नंबर 2 क्लास 3 एंड नंबर 3 क्लास 3। और इनकी कैसी एक लिमिट होती है। अब देखिए क्लास 1 में जो है लेस देन 4 ppm लिमिट। अब लेस देन 4 ppm मतलब क्या, इसकी एग्जाम्पल जो दिया है इसका बेंजीन दिया है। मतलब ये क्लास 1 जो होते हैं वो हमें किस हद तक वहाँ पे यूज़ करने होते हैं, ओनली ऑन 4 ppm तक। अगर 4 ppm के ऊपर अगर ये हो गए तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आता है इसका बेंजीन। नेक्स्ट है क्लास टू में क्या आता है, इसकी लिमिट क्या होती है 3000 ppm। ये ppm क्या है, ये एक यूनिट है जो कि बताता है कि इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। इसका ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल आता है क्लास 2 का मिथेनॉल जो कि है 3000 ppm। क्लास 3 में आता है लेस देन 50 mg। मतलब 50 mg से ज़्यादा हमें इसे यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज़, जो कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज़ जनरली कंटामिनेटेड विथ गैसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया का एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, गैसेस से कंटामिनेट होता है। जो कि गैसेस कौन सी होती है, H2S, SO2, सूट मतलब ब्लैक स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स। ये जो भी गैसेस होती है ये क्या करती है, कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये क्या कर सकती है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको कंटेमिनेट कर सकती है, जो कि क्या होती है हमारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अब कभी कभी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी हो जाता है, वो कैसे होता है हम देखते हैं। देयर शुड बी स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। सम फार्मुलेशन एंड इक्विपमेंट आर प्रोन टू बैक्टीरियल और फंगल कंटेमिनेशन। मतलब अगर हम स्टेरिलिटी टेस्ट और पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए अगर ये टेस्ट नहीं करते तो वो कंटेमिनेट हो सकती है, क्योंकि वो बैक्टीरियल फंगल कंटेमिनेशन के लिए प्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग एरर। पैकेजिंग एरर की वजह से भी इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो सकती है। ड्रग्स अपेयरिंग सिमिलर में मिसलेबल। अब अगर कोई भी दो ड्रग्स है जो कि सिमिलर दिखते हैं तो वो कभी कभी मिसलेबल हो सकते हैं, और यहाँ पे पैकेजिंग एरर होने की वजह से इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें उसे प्रॉपरली हैंडल करते आना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू स्टोरेज। अब स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टोर्ड सब्सटेंस एंड स्टोर्ड कंटेनर में प्रोड्यूस इम्प्योरिटीज़। मतलब अगर हमारा स्टोर्ड सब्सटेंस जो है, एक आधी मेडिसिन है, हम उसको अगर ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो कि उससे रिएक्ट हो सके, तो उस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। हमारे जो ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो कंटेमिनेट हो जाएगा। सेकंड पे, इफ़ फाइनल प्रोडक्ट्स नॉट स्टोर प्रॉपरली देन डस्ट, इंसेक्ट बॉडी एंड एक्सेरेटा में पोल्यूट द स्टोर्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को जो कि हमारा तैयार हो चुका है उसे प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो डस्ट, इंसेक्ट बॉडी और अदर कोई सब्सटेंस उसे पोल्यूटेड कर सकते हैं। इसलिए उसे हमें प्रॉपरली स्टोर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट टेस्ट। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट
It is defined as quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurity which is likely to be present in the substance. मतलब ये एक क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि डिज़ाइन की गई है किस लिए? आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, मतलब आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए, किसे? स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटी के लिए। मतलब कोई भी अगर इम्प्योरिटी अगर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मौजूद है तो उसे हमें कैसे फाइंड आउट करना है या फिर कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब ये किस लिए कैरिड आउट की जाती है? टू डिटरमाइन, मतलब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। इन शॉर्ट, लिमिट टेस्ट इज नथिंग बट टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एंड कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड। मतलब लिमिट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मतलब हम इसे टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? इसे स्टैंडर्ड के साथ। आपको जैसे जैसे हम सामने सामने स्टडी करते जाएंगे आपको ये समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। अब इम्पोर्टेंट क्या है? टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें लिमिट टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब क्लोराइड जो है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या फिर किसी भी सब्सटेंस में उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए उसको हमें देखना है। किसमें? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। ये जो लिमिट टेस्ट है ये किसके लिए है? क्लोराइड के लिए। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appeared as solid particle in this solution। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है नीचे दी गई, ये जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है किसके ऊपर बेस्ड है? इस रिएक्शन के ऊपर। इसमें क्या बताया है? सोल्यूबल क्लोराइड आयन, मतलब ये जो सोल्यूबल क्लोराइड आयन है ये किसके साथ रिएक्ट होता है? AgNO3 के साथ। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंट में। विच फॉर्म क्या फॉर्म करता है? इनसोल्यूबल। क्या है? ये जो सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ? ये क्लोराइड आयन ये क्या था? सोल्यूबल था। ये किसके साथ रिएक्ट हो गया? Ag के साथ। क्या फिर दिया इसने? AgCl, जो कि क्या है? इनसोल्यूबल। अब ये इनसोल्यूबल होने की वजह से क्या होगा? ये जब इनसोल्यूबल है तो ये हमें अपीयर हो जाएगा कैसे? सॉलिड पार्टिकल। ये क्योंकि क्या है? इनसोल्यूबल है। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में इनसोल्यूबल है तो ऑब्वियस है वो हमें दिख जाएगा, उसी तरीके से ये भी हमें अपीयर रहेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म करना होता है। हमें जो है 2 नेस्लर सिलेंडर लगेंगे इसमें। ये देखिए, हमें कोई भी अगर लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तो ये क्या होते हैं? हमें 2 सिलेंडर लेने होते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट बनाना होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमें क्या बनाना होता है? टेस्ट सॉल्यूशन। फिर हमें इस टेस्ट को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होता है, जिसकी टर्बिडिटी, मतलब जिसकी जो गहराई होती है, जिसमें जो सबसे गंदा होता है, गंदा मतलब उसकी इसमें से जो उसकी जो ऑप्लासेंस होती है, ऑप्लासेंस में से क्या होगा? ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और इसके हिसाब से ये कम ट्रांसपेरेंट होगा। इसलिए इसको क्या हम क्या कहेंगे? टर्बिडिटी। इससे लाइट रेज जो है कम पास होगी और इससे ज़्यादा पास होगी, तो ये क्या हो गया? लेस टर्बिड। और इससे ज़्यादा पास नहीं होगी करके ये मोर टर्बिड। मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा अगर हमने 2 बॉटल ली, इसमें सैंड मिक्स की है तो इस सैंड वाली में क्या हो जाएगी? टर्बिडिटी। मतलब वो गडूड हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? टर्बिडिटी। और ये जो साफ़ दूसरी बॉटल में हम साफ़ पानी लेंगे सिर्फ, तो वो क्या रहेगा? ज़्यादा कम टर्बिड रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें
टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड कंपाउंड हमें कैसे बनाना है। स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड लेना है जिसे हमें डिजोल्व करना है। ये हमारा किसके लिए है, सैंपल के लिए, और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम सैंपल कैसे बनाना है। वैसे तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाना होता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड ही देखते हैं। टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड इन नेस्लर सिलेंडर। 1 ml हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है नेस्लर सिलेंडर में। फिर उसमें क्या ऐड करना है, ऐड 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसमें डालना है 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर डायल्यूट टू 50 ml इन नेस्लर सिलेंडर। अब नेस्लर सिलेंडर में जो होता है वो मार्क होता है ऑलरेडी, तो उसको हमें 50 ml तक डायल्यूट करना है। उसके बाद में उसमें डालना है ऐड 1 ml ऑफ AgNO3। ठीक है, ये सब करने के बाद में कीप असाइड फॉर 5 मिनट, इसे 5 मिनट के लिए साइड में करना है और ऑब्जर्व द टर्बिडिटी या फिर ऑप्लासेंस, इसको ऑब्जर्व करना है। उसी तरीके से हमें सैंपल कैसे बनाना है। स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिजोल्व इन वाटर, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ कंपाउंड हमें वाटर में डिजोल्व करना है, जो भी हमें दिया गया होता है उस हिसाब से। फिर सेम प्रोसीजर होती है, ये जो है इधर की सेम प्रोसीजर है। एट 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट टू 50 ml and add 1 ml of AgNO3 solution and keep aside for 5 minutes and observe the ऑप्लासेन या फिर टर्बिडिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये सब करने के बाद में जो भी हमारी ये प्रोसीजर हो गई, जिसमें हमने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया है और फिर टेस्ट सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें ये बनाने के बाद में 5 मिनट असाइड रखने के बाद में हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करना है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए एक सम आइडिया आ गया होगा आपको, या फिर ऐसा समझो कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है और हमारे दो नेस्लर सिलेंडर है वो हमारे सामने ऑलरेडी है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन। अब हमने जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या है, मोर टर्बिड है, मतलब ये एज़ कम्पेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन मोर टर्बिड है, और ये क्या है, एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड लेस टर्बिड है। ठीक है, इतना आपको आइडिया आ गया, मोर टर्बिड एंड लेस टर्बिड। ये क्या है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यहाँ से लाइट ज़्यादा पास हो सकती है, और इसकी लाइट इंटेंसिटी कम है, इसलिए ये मोर टर्बिड है। ठीक है, ऑप्लासेंस इसमें ज़्यादा है और इसमें ऑप्लासेंस कम है। सो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है क्या होगी, द ऑप्लासेंस प्रोड्यूस इन स्मॉल sample solution, the oplasens produced in sample solution is less than the standard solution. ठीक है, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब क्या कहा गया है, जो ऑप्लासेंस होता है, जो कि टर्बिडिटी होती है हमारी टेस्ट सैंपल की, ठीक है, जो हमने टेस्ट सैंपल की बनाई थी, वो टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी क्या होगी, लेस होगी, किससे, एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखा आपने, हमारी टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम होगी, तो क्या हो गई हमारी फिर लिमिट टेस्ट पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा गया था, ऑप्लासेंस प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड, इसलिए द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब हमारी लिमिट टेस्ट पास हो गई। इफ़ ऑप्लासेंस प्रोड्यूस इन स्मॉल इन मोर देन द स्टैंडर्ड, अगर सैंपल, सॉरी ये क्या है, सैंपल, अगर सैंपल जो है हमारा ये ज़्यादा टर्बिड होता है किससे, स्टैंडर्ड से, तो लिमिट टेस्ट क्या हो गई, फिर फेल हो गई। ठीक है, अब रीजंस, यहाँ पे जो रीजन आता है, नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। नाइट्रिक एसिड क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया है इस सोल्यूशन को एसिडिक, ताकि क्या, ताकि क्यों, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक सोल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। और सिल्वर क्लोराइड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए, ताकि टर्बिडिटी क्लियर आ सके। आई होप आपको जो भी एक्सप्लेनेशन किया वो समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब।